नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग एसएससी सीजीएल का टॉपिक वाइज क्लास कर रहे थे, जिसमें आपका 5 क्लास है जो कि आपका पूरा हो गया था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, ठीक है, क्योंकि आप लोग उसमें रुचि नहीं ले रहे थे। फिर बहुत सारे स्टूडेंट को कहने के बाद हमने ये क्लास को रिज्यूम किया है, जो कि आज का जो क्लास होगा आपका टॉपिक वाइज क्लास 6 होगा, जिसमें आज हम उन 5 टॉपिक को देखेंगे जहाँ से भी हाल ही में आपके एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। उन 5 टॉपिक में आज का जो पहला टॉपिक है वो है राज्य और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं के बारे में। इसके बाद भारत का लोक संगीत, जो कि अभी एसएससी एचएसएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे बर्निंग टॉपिक था, सबसे न्यू टॉपिक था, ठीक है। तो उन सभी लोक संगीत को देखेंगे, साथ में एचएसएल एग्जाम में जो जो भी लोक संगीत पूछा गया है उसको भी देखते चलेंगे। इसके बाद घराने का समान परिचय देखेंगे और इसके बाद आपका समस्थानिक और उनके प्रयोग देखेंगे कि यूरेनियम 235 का उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आयोडीन 131 का कहाँ किया जाता है, ठीक है, उस तरह। इसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक होगा 5वां, वो होगा सिख धर्म और उनके 10 गुरुओं के बारे में, ठीक है। ये जो आपका एसएससी सीजीएल टॉपिक वाइज क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि ये सीजीएल का है तो हमको तो एमटीएस का एग्जाम देना है तो हम क्यों देखें, ठीक है। तो आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो जीके जीएस में जो आपका सिलेबस होता है वो कोई सीजीएल और एमटीएस का मायने नहीं रखता है। जो प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जाएंगे वो एमटीएस में पूछे जाते हैं, जो एमटीएस में पूछे जाते हैं वो आपका सीजीएल में ही पूछे जाते हैं। तो ये बात को अपने मन में तो बिल्कुल मत भ्रम पाइएगा कि सीजीएल का है तो एमटीएस का हमको एग्जाम देना है तो हम क्यों देखें। अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है, किसी भी पोस्ट का एग्जाम देना है, एसएससी का अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको इन सभी टॉपिक को देखना होगा, क्योंकि इन सभी टॉपिक से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप लोग सिलेबस बाई बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं के द्वारा आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज जो क्लास है वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमने सोचा कि एक नया इन्वेंट किया जाए टॉपिक वाइज क्लास का, ठीक है। तो आज हम लोग इन सभी 5 टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग ने महाभारत के एक सीन का एक डायलॉग सुना होगा, जिसमें कहा जाता है कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले भी आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। और एग्जाम देना होता है इसका मतलब आप मॉक देना होता है, ठीक है। तो आप लोग मॉक है जो कि दे कहाँ पर सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी एग्जाम का मॉक और पीवाईपीस को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 रुपये में ये देखने को मिलेगा। और कूपन कोड अगर आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो 254 पीवाईपीज यानी कि प्रीवियस पेपर तो हैं ही, साथ में आपको विभिन्न प्रकार के 931 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। साथ में आप एसएससी सीएचएसएल का भी देख सकते हैं, एमटीएस का भी देख सकते हैं। एसएससी का छोड़िए, आप बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, आपके स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है उसका भी मॉक टेस्ट और पीवाईपीज मात्र 527 रुपये में 1 साल के लिए आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी टेक्स्ट बुक पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड एपीजे यूज़ करना है, ठीक है। और आप लोग को कुछ हम दिखाना चाहते हैं, पिछले साल जो आपका एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्जाम हुआ था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके मॉक से आपको हूबहू जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखने को मिला था, आपका आंसर की है और ये इनका मॉक का आपका ये स्क्रीनशॉट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सारे क्वेश्चन है जो कि आपको अगर आप मॉक देते हैं तो हूबहू या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लिंक की बात करेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड एपीजे यूज करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जो प्रश्न हुआ है कि स्तंभ ए में दिए गए राज्यों को स्तंभ बी में दी गई उनकी राजभाषाओं के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। स्तंभ ए में आपका राज्य का नाम दिया गया है और स्तंभ बी में आपका राजभाषा का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो राजभाषा है वो दोस्तों आपका है तेलुगु, तो इसको तेलुगु से मिलान करना था, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे केरल का, तो केरल की बात करते हैं तो केरल का जो आपका राजभाषा है वो है आपका मलयालम, तो इसको मलयालम से मिलान करना था। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजभाषा है आपका कन्नड़, तो इसको कन्नड़ से मिलान करना था। और गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजभाषा है कोंकणी, ठीक है, तो इसको आपका कोंकणी से मिलान करना था, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो 2 है, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, वह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राज्यों के द्वारा जो आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दिया गया है उसको हम लोग कवर करेंगे, साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश का जो राजभाषा है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, ठीक है। तो राज्य की बात करते हैं तो राज्य के द्वारा आधिकारिक भाषाओं की सूची की, तो आंध्र प्रदेश का जो राजभाषा है वो है आपका तेलुगु, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का राजभाषा यहाँ पर आपका तेलुगु होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का दूसरा राजभाषा कौन सा है तो उसका राइट आंसर आपका होगा अंग्रेजी, ठीक है। किसी राज्य का दूसरा भी राजभाषा है, ठीक है, तो उसको भी साथ साथ हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है।
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य भाषा है वो है आपका इंग्लिश, तो अंग्रेजी को याद रखिएगा। असम की बात करते हैं तो असम का राजभाषा है आपका असमिया, और असम का जो दूसरा जो राजभाषा है वो है आपका बंगाली और बोडो, ठीक है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार का राजभाषा आपका हिंदी है, और वहीं पर दूसरी राजभाषा की बात करते हैं तो उर्दू है। छत्तीसगढ़ का राजभाषा भी हिंदी है, और दूसरी राजभाषा आपका छत्तीसगढ़ी है। गोवा की बात करते हैं तो कोंकणी है और अंग्रेजी है प्रथम राजभाषा, और दूसरी राजभाषा आपका मराठी है, ठीक है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजराती आपका राजभाषा है, दूसरी राजभाषा आपका हिंदी है। हरियाणा की राजभाषा आपका हिंदी है, और दूसरी राजभाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी और पंजाबी है, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का राजभाषा है हिंदी, और दूसरी राजभाषा है संस्कृत, ठीक है। वहीं पर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का राजभाषा आपका हिंदी है, और दूसरी राजभाषा में आपका अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, हो, खड़िया, खोरथा, कुरमाली, कुरुख, मगही, मैथिली, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, संताली और उर्दू आपका है, ठीक है। कन्नड़ की बात करते हैं तो कन्नड़ की राजभाषा है आपका कर्नाटक की राजभाषा आपका है कन्नड़, और दूसरी राजभाषा है आपका अंग्रेजी, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं केरल का, तो केरल का राजभाषा है आपका मलयालम, दूसरी राजभाषा है आपका अंग्रेजी, और मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी, तो हिंदी को याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राजभाषा है मराठी, मणिपुर की राजभाषा है मणिपुरी, और दूसरी राजभाषा है आपका अंग्रेजी। मेघालय की राजभाषा है आपका अंग्रेजी, और दूसरी राजभाषा है खासी गोरो। मिजोरम की राजभाषा आपका है मिजो, और दूसरी राजभाषा की बात करेंगे तो अंग्रेजी और हिंदी है। नागालैंड की राजभाषा है अंग्रेजी। उड़िया आपका उड़ीसा की राजभाषा है। पंजाबी आपका पंजाब की राजभाषा है। राजस्थान की राजभाषा आपका हिंदी है, तो हिंदी को याद रखिएगा। सिक्किम की राजभाषा की बात करते हैं तो नेपाली है, अंग्रेजी है और सिक्किमी है, लेप्चा है। साथ में दूसरी राजभाषा की बात करते हैं तो गुरुंग, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा और तमांग है। तमिलनाडु की राजभाषा क्या है तो तमिल है। दूसरी राजभाषा आपका अंग्रेजी है। तेलंगाना की राजभाषा क्या है, तेलुगु है। वहीं पर दूसरी राजभाषा की बात करेंगे तो उर्दू है। और त्रिपुरा की राजभाषा की बात करते हैं तो बंगाली, अंग्रेजी और कोकबड़ाक है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी, दूसरी राजभाषा है उर्दू। उत्तराखंड की राजभाषा है हिंदी, उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है और दूसरी आपका संस्कृत है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाली और अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है, और दूसरी राजभाषा की बात करते हैं तो नेपाली, उर्दू, हिंदी, उड़िया, संथाली, पंजाबी, कामतापुरी, राजवंशी, कुरमाली, कुरुख, तेलुगु वहाँ की दूसरी राजभाषा है, ठीक है। यह था आपका राज्य की राजभाषाओं के बारे में। अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का राजभाषा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजभाषा है हिंदी अंग्रेजी। चंडीगढ़ का राजभाषा है अंग्रेजी। दादरा नगर हवेली का राजभाषा है गुजराती, कोंकणी, मराठी, हिंदी। दिल्ली की राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी। दूसरी राजभाषा उर्दू, पंजाबी। लक्षद्वीप की राजभाषा है मलयालम और दूसरी राजभाषा है अंग्रेजी। जम्मू कश्मीर की राजभाषा है कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। साथ में लद्दाख की राजभाषा की बात करते हैं तो हिंदी है, अंग्रेजी है। पुडुचेरी का तमिल है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है और दूसरी राजभाषा आपका तेलुगु और मलयालम है, ठीक है। और नोट करने बात योग्य यह है कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। साथ में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत की 2 आधिकारिक भाषा हैं, हिंदी और अंग्रेजी, और 22 अनुसूचित भाषा है, ठीक है। कौन कौन सा है तो समिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हुआ है कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ डैश कहलाता था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा मांड। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग भारत में के सभी राज्यों के लोक संगीत के बारे में जानेंगे कि कौन सा लोक संगीत है और उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। उससे पहले मांड लोक संगीत आपका राजस्थान से संबंधित है। शास्त्रीय मांड रचना को महान गायकों जैसे अल्लाह जलाई बाई के द्वारा अमर बना दिया गया है। इसके अलावा आपका राजबाड़ी मांड के सर्वश्रेष्ठ मांड में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो राजस्थानी संगीत का एक रूप है और एक बार राजस्थान के दरबार या राजबाड़े में पनपा था, ठीक है। इसके अलावा भारत की लोक संगीत यानी कि फोक म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो भारत का लोक संगीत मूलतः संगीत की एक समुदाय आधारित शैली है, जो किसी प्रकार के सामाजिक प्रवचन या गायक की भावनाओं और स्थिति से संबंधित है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में व्याप्त महान विविधता ने संगीत की लोक शैली की उत्पत्ति और स्थापना में बहुत मदद की है। भारत के अधिकांश लोक संगीत नृत्य प्रधान है। इसका मतलब यह है कि जो गाने गाए जाते हैं वो आमतौर पर किसी न किसी नृत्य शैली के साथ होते हैं, जो उस क्षेत्र की विशिष्ट
शैली होती है जहाँ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, उसी में आपका पहला है जिकिर। जिकिर लोक संगीत की बात करते हैं तो जिकिर लोक संगीत आपका असम का है। ये इस्लाम की शिक्षा का प्रतीक है। जिन जा जो लोक संगीत है अरुणाचल प्रदेश का है, विवाह के समय गाया जाता है। योंग अरुणाचल प्रदेश का ही है, विवाह समारोह के अंत में गाया जाता है। इसके अलावा है हिलिया मल्लू जो कि आपका नागालैंड का है, नृत्य गीत है। इसके अलावा है न्यू लयू जो कि आपका नागालैंड का ही लोक संगीत है, किंवदंतियों और मिथकों के बारे में गीत है। इसके अलावा है हेरे लियू जो कि नागालैंड का ही है, आपका युद्ध गीत है। ठीक है, इसके अलावा है आपका हेका इल्यू। हेका इल्यू की बात करते हैं तो नागालैंड का है, अपने विषय के गीत है। इसके अलावा है डोलू कुनिथा जो कि आपका ड्रम नृत्य है जो कि कर्नाटक का है। इसका नाम डोलू के नाम पर रखा गया है। यह एक ताल वाद्य यंत्र है और कुर्बा समुदाय के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। इसके अलावा है नट्टू पूरा पाटू जो कि तमिलनाडु का लोक संगीत है और इसमें गांव का लोक संगीत और शहर का लोक संगीत शामिल है। इसके अलावा है पाला और दसकठिया जो कि उड़ीसा का लोक संगीत है, धार्मिक स्वभाव का है। ठीक है, इसके अलावा है मंगनियार जो कि उत्तर पश्चिम भारत का है। सिकंदर जो कि स्थानीय राजा है, स्थानीय राजा और युद्ध के गीत है। इसके अलावा है धारी जो कि पंजाब का है, लड़ाइयों में वीरता के लिए गाया जाता है। बसंत गीत आपका गढ़वाल उत्तराखंड से संबंधित है, बसंत पंचमी के दौरान गाया जाता है। इसके अलावा है बिल्लू पट्टू जो कि तमिलनाडु का लोक संगीत है, धार्मिक बुराई अच्छाई की विजय का गीत है। शुक्र के बिहार की बात करेंगे तो यह आपका बिहार का है, ब्रह्मांड संबंधी देवताओं शुक्र बृहस्पति के बीच प्रेम का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है। अगला है बिरागाशे जो कि कर्नाटक का लोक संगीत है, दशहरा जुलूस के दौरान गाया जाता है। अगला है छकरी जो कि कश्मीर का है, पारियों की कहानी प्रेम कहानियों पर आधारित है। इसके अलावा है भूत गीत जो कि केरल का है, बुराइयों और भूतों के खिलाफ गाए जाते हैं। अगला है खुआ केसई जो कि मणिपुर का लोक संगीत है, एक गाना जिसमें पूरी तरह से तालियां बजती है। अगला है झूमेर जो कि पूर्वी राज्य असम से संबंधित है, असम की चाय जनजाति टी ट्राइब्स के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा है बोरगीत जो कि असम का ही है, प्रारंभ में इसकी रचना 15वीं-16वीं शताब्दी में शंकरदेव और माधवदेव द्वारा की गई थी और ये एक सारण धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला है झुड़ी जो हिमाचल प्रदेश का है, यह गीत अतिरिक्त वैवाहिक रोमांस का जश्न मनाता है। अगला है सेकुती जाय जो कि मिजोरम का है, शूरवीर और शिकारियों आदि की प्रशंसा में गाया जाता है। अगला है बाउल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का यह लोक संगीत है, बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर PDF में आपको दे देंगे, हम सिर्फ आपको बता देते हैं। वनावान जो कि कश्मीर का है आपका और विशेष रूप से विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। पनवानी लोक संगीत भी है, नृत्य भी है जो कि छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तीजन बाई ऋतु वर्मा पनवानी की प्रसिद्ध गायिका हैं। रसिया गीत उत्तर प्रदेश का है, रसिया गीत गायन की समृद्ध परंपरा का ब्रज क्षेत्र में विकसित हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा है पकीरा जो कि राजस्थान का है, राजस्थान के किसानों के द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाने वाला गीत को किसान अलगोजा और मंजीरा बजाते हुए गाते और बोलते हैं। पंखीरा शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रेमी होता है। लोटिया भी राजस्थान का है, लोटिया चैत्र मास में त्यौहार के समय गाया जाता है। लोटिया महिलाओं तालाबों और कुओं से पानी भरकर लौटा और कलश लगती है और उन्हें फूल से सजाते हैं और घर जाते हैं। मांडो की बात करेंगे तो गोवा का है, धीमी कविता है, अपवित्र रचना है जो गोवा में पुर्तगाली उपस्थिति के दौरान प्रेम, त्रासदी और सामाजिक अन्याय और राजनीतिक प्रतिरोध दोनों से संबंधित है। अल्लाह की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का लोक संगीत है। होड़ी आपका उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। सोहर की बात करते हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश का है। जब किसी परिवार में बेटे का जन्म होता है तो सोहर गीत गाया जाता है। इसने मुस्लिम संस्कृति को प्रभावित किया है और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों में सोहर गीत का प्रचलन आया है। चक्री की बात करते हैं तो कश्मीर का है, समूह गीत है जो कश्मीर के लोक संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप है। इसे नूत यानी कि मिट्टी के बर्तन, रवाब, सरंगी, तुमन, कनारी की संगत में गाया जाता है। लमन जो कि हिमाचल प्रदेश का है, लवान में लकड़ियों का एक समूह एक छंद गाता है और लड़कों का एक समूह गीत में उत्तर देता है। अगला है कजरी जो कि उत्तर प्रदेश का है। कजरी बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। तीसरे दिन भाद्र के दूसरे पहर में महिलाओं अर्ध वृत्ताकार नृत्य करते हुए रात भर कजरी गीत गाती है। पाई गीत की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा पोवाड़ा जो कि महाराष्ट्र का है। ठीक है, ओबी जो कि गोवा और महाराष्ट्र दोनों में गाया जाता है, महिलाओं का गीत है। तीज गीत जो कि राजस्थान का है। इसके अलावा बोरा कथा जो कि आंध्र प्रदेश का है, इसको भी याद रखिएगा।
इसके साथ आपका है भाखा, जो कि जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है, ठीक है। और फसल कटाई के समय ग्रामीण के द्वारा भाखा गाया जाता है। भूत गीत जो कि केरल का है, ठीक है। इसके अलावा है दस कठिया जो कि आपका उड़ीसा का है, ठीक है। बिहू गीत असम का है, ठीक है, इसको याद रखना है। सना लामोक जो कि मणिपुर का लोक संगीत है। लाई हरोबा महोत्सव जो कि मणिपुर का एक गीत भी है, ठीक है। इसके अलावा है खोंग जम परबा जो कि मणिपुर का लोक संगीत है। अगला है से कुती जाई जो कि मिजोरम का है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चाय हला जो कि मिजोरम का लोक संगीत है। घसियारी गीत जो कि गढ़वाल उत्तराखंड का लोक संगीत है। बिल्लू पट्टू की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु का लोक संगीत है, ठीक है, ये एग्जाम में आपका आया भी था SSC CHSL 2024 में, जिसके जिक्र हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी शिप में आपको ये देखने को मिलेगा भी। लवनी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का ये लोक संगीत है, ठीक है, और नृत्य भी है महाराष्ट्र का। भावगीत कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों में। भांगड़ा पंजाब का है। डांडिया गुजरात का है। परिहारी राजस्थान का है। और कोनालू और कोलट्टनम की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में कुछ और याद रखिएगा, जिससे आपका कोहबर हो गया। कोहबर की बात करेंगे तो यूपी और बिहार का है, तो इसको भी याद रखना है कोहबर को, ठीक है। साथ में आपको क्या याद रखना है, तो एक बैगा को याद रखिएगा, बैगा लोक संगीत जो कि मध्य प्रदेश का है, तो बैगा को भी याद रखना है, ठीक है। बाकी एक आपको याद रखना है अमान एवरी, ठीक है। अमान एवरी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का लोक संगीत है, तो साथ में इसको भी याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है रागनी के बारे में। रागनी की बात करते हैं तो जो रागनी है हरियाणा में लोकगीत को रागनी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है वह है कि किस घराने में गायक खंडारवानी और गौहरवानी में गायन करते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका था दरभंगा घराना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग इससे जुड़े सारे फैक्ट्स को देखेंगे। तो जैसा कि मालूम है, हम शास्त्रीय संगीत की दो पद्धतियों को पहचानते हैं। पहला है हिंदुस्तानी और दूसरा है कर्नाटक संगीत। कर्नाटक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है। शेष देश के शास्त्रीय संगीत का नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। वर्तमान में कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं, जैसे ध्रुपद, धम्मर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रसगा, तराना, सरगम और ठुमरी जैसे हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं, ठीक है, जिसमें से प्रमुख आपका है ध्रुपद। ध्रुपद की बात करते हैं तो यह हिंदुस्तानी संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। यह नाम ध्रुव और पद शब्दों से मिलकर बना है, जो कविता के छंद रूप और उस गाने की शैली दोनों को प्रदर्शित करता है। अकबर के शासन काल में तानसेन, बेजू बावड़ा से लेकर ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार तक ध्रुपद गाने वाले प्रवीण गायकों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाणी या वाणी के आधार पर ध्रुपद गायन को आगे और 4 रूपों में विभाजित किया जाता है। वही 4 रूप का नाम आपके ऑप्शन में दिया गया था, जिसमें से एक आपका है डागरी घराना। डागरी घराना की बात करते हैं तो इस शैली में आलाप पर बहुत बल दिया जाता है। यह डागर वाणी में गाया जाता है। डागर मुसलमान गायक होते हैं, लेकिन सामान्यतः हिंदू देवी देवताओं के पाठों का गायन करते हैं। उदाहरण के लिए जयपुर के जो गुंदेचा ब्रदर हैं या गुंदेचा भाई है, वो आपका डागर घराना से ही संबंधित है। दूसरा है दरभंगा घराना। इस घराने में ध्रुपद, खंडारवानी और गौहरवानी में गायन होता है। यह रागालाप पर बल देता है और साथ ही तात्कालिक आलाप पर गीतों की रचना करते हैं। इस शैली का प्रतिनिधि मलिक परिवार है और इस घराने के प्रसिद्ध गायक है राम चतुर मलिक और प्रेम कुमार मलिक और सियाराम तिवारी, ठीक है। अगला है वेतिया घराना। यह घराना केवल परिवार के भीतर प्रशिक्षित लोगों को ज्ञात कुछ अनोखी तकनीकों वाली नौहर और खंडारवानी शैलियों का प्रदर्शन करता है। इस शैली का प्रतिनिधि मिश्र परिवार है। इस शैली के गायक है इंद्र किशोर मिश्रा हैं। इसके अतिरिक्त बेतिया दरभंगा शैलियों में प्रचलित ध्रुपद का यह रूप हवेली शैली के रूप में जाना जाता है। अगला है तलवंडी। तलवंडी घराना की बात करते हैं तो यह खंडरवानी गाई जाती है यहाँ, क्योंकि यह परिवार पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए इसे भारतीय संगीत व्यवस्था में शामिल करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो यह आपका 4 था ध्रुपद ख्याल का। अगला है ख्याल घराना। ख्याल घराना की बात करते हैं तो ख्याल फारसी भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है विचार और कल्पना। इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। सामान्य तौर पर ख्याल रचना को बंदिश के रूप में जाना जाता है। 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद सर की
ख्याल के सबसे बड़े संरक्षक हुए। इसके अलावा ख्याल में 2 प्रकार के गीतों का उपयोग किया जाता है, एक होता है बड़ा ख्याल, एक होता है छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल में धीमी गति में गाया जाने वाला है और छोटा ख्याल तेज़ गति में गाया जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा असाधारण ख्याल रचनाएं भगवान कृष्ण की स्तुति में की जाती है। ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने आते हैं, जैसा ग्वालियर घराना, ये सबसे पुराना घराना है और बड़ा घराना भी है। इस घराने का सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया था गायक नाथू खान और विष्णु पलुस्कर। दूसरा है किराना घराना। इस घराने का नामकरण राजस्थान के किराना गांव के नाम पर हुआ है। इसकी स्थापना नायक गोपाल ने किया था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जाता है। इस शैली के कुछ प्रसिद्ध गायकों में पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल जैसे महान कलाकार शामिल हैं। अगला है आगरा घराना। आगरा घराना की बात करते हैं तो इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, परंतु संगीतविदों का मानना है कि इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे और फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित करने का काम किया। तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में CR व्यास, विजय किचलू जैसे महान गायक आते हैं। इसके अलावा है पटियाला घराना। बरखवत अली खान अली बख्श ने 19वीं सदी में इस घराने की शुरुआत की थी और इसे पंजाब में पटियाला के महाराजा का समर्थन प्राप्त हुआ। इस घराने के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खान साहब थे। अगला है भिंडी बाजार घराना। छज्जू खान, नज़ीर खान, खादिम हुसैन ने 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आता है ठुमरी। ठुमरी की बात करते हैं तो यह मिश्रित रागों पर आधारित है। इसके अलावा इसकी रचनाओं की भाषा सामान्य तौर पर हिंदी और अवधी या व्रज भाषा होती है, ठीक है। इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को दर्शाया जाता है। यह ऐसे प्राय महिलाओं गायकों के द्वारा गाया जाता है। इसके अलावा ठुमरी 2 प्रकार का होता है, पूर्वी ठुमरी और पंजाबी ठुमरी। पूर्वी ठुमरी धीमी गति से गाया जाता है, पंजाबी ठुमरी तेज गति और जीवंत तरीकों से गाया जाता है। ठुमरी के मुख्य घराने बनारस लखनऊ में स्थित है और ठुमरी गायन में प्रसिद्ध शोर बेगम अख्तर का है, जो गायन में अपने कर्कश आवाज़ और असीम तान के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आपका आता है टप्पा शैली, ठीक है। टप्पा शैली है, तराना शैली है, धमर होड़ी शैली है, ठीक है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न अभी तक नहीं बने हैं तो आगे भी नहीं बनेंगे, इसकी संभावनाएं कम हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। टप्पा शैली की बात करते हैं तो वर्तमान समय में ये शैली विलुप्त होती जा रही है और इस शैली के कुछ प्रसिद्ध गायक हैं मियाँ सोदी, ग्वालियर के पंडित लक्ष्मण राव और सन्नो खुराना है, ठीक है। इसके अलावा तराना शैली को याद रखिएगा। तराना शैली में विश्व के सबसे तराना गायक हैं मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा। श्रोताओं के द्वारा इन्हें तराना का बादशाह कहा जाता है। इसके अलावा धमर होली शैली है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है गज़ल। गज़ल की बात करते हैं तो ये आपका काव्यात्मक रूप है जिसे क्षति या वियोग की पीड़ा और उस पीड़ा के होते हुए भी प्रेम की सुंदरता की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्भव 10वीं सदी में ईरान में हुआ माना जाता है और 12वीं सदी में सूफी रहस्यवादियों और नए इस्लामी सल्तनत के दरबारों के प्रभाव के चलते दक्षिण एशिया में इसका प्रसार हुआ, परंतु मुगल काल में यह अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो के गज़ल सबसे पहले प्रतिपादकों में से एक थे। कई प्रमुख ऐतिहासिक गज़ल कवि या तो स्वयं सूफी जैसे रूमी या हाफिज कहते थे, सूफी विचारों के लिए साथ सहानुभूति रखते थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में ग्वालियर घराना संस्थापक नाथन खान, आगरा घराना हाजी सुजान खान, रंगीला घराना फयाज खान, जयपुर अतरौली घराना अलदिया खान, किराना घराना का संस्थापक अब्दुल वाहिद खान को याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो आपका विभिन्न प्रकार के जो समस्थानिक है उसके उपयोगों को भी साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आपका यूरेनियम 235 होगा, ठीक है। यूरेनियम 235 का जो उपयोग है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग नौसेना के परमाणु प्रणोदन प्रणाली में भी किया जाता है, ठीक है। इसके साथ है अन्य उपयोगों में प्रतिदीप्त कांच के बर्तन और
रंगीन चमकीले रोगन, दीवार टाइल की एक किस्म का उत्पादन भी शामिल है। ठीक है, साथ में कुछ समस्थानिक है उसके प्रयोग को देखें तो एक आपका है यूरेनियम 234, ये आपका था यूरेनियम 235। ठीक है, तो यूरेनियम 234 की बात करते हैं तो यूरेनियम जो 234 है वो दंत चिकित्सा में जोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है आयोडीन 131, तो आयोडीन 131 की बात करेंगे तो ये आपका थायराइड विकार के उपचार में किया जाता है, जो थायराइड आपका हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से ये रोग होता है और आयोडीन 131 समस्थानिक का जो उपयोग है इसके उपचार में ही किया जाता है। अगला है कैडमियम 109। कैडमियम 109 की बात करते हैं तो धातु के मिश्र धातु का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है फास्फोरस 33, तो फास्फोरस 33 की बात करेंगे तो आणविक जीव विज्ञान और अनुवांशिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका कार्बन 14, तो कार्बन 14 का उपयोग की बात करते हैं तो ये एक आपका रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसमें आपका 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन वाले परमाणु नाभिक होते हैं और कार्बनिक पदार्थ में इसकी उपस्थिति बिलाई लिबी और उनके सहयोगी के द्वारा पुरातात्विक भूवैज्ञानिक और जल वैज्ञानिक नमूने की तिथि निर्धारित करने के लिए आपका इस उपयोग होता है। ठीक है, कार्बन 14 का, जैसे कि किसी भी सभ्यता का अगर आपसे उसका वर्ष जानना है कि यह कितना साल पुराना है तो हम लोग कार्बन डेटिंग 14 का इस्तेमाल है जो कि करते हैं। ठीक है, अगला है आपका आर्सेनिक 74, तो आर्सेनिक 74 की बात करते हैं तो आर्सेनिक एक समस्थानिक है, एक ट्यूमर की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 16 की बात करते हैं तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। एक है आपका आयोडीन 133, तो आयोडीन 133 की बात करते हैं तो आयोडीन के समस्थानिक से घेंगा के उपचार की मदद मिलती है। ठीक है, अगला है सोडियम 24। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए किया जाता है, रक्त का थक्का का पता। इसके अलावा अगला है यूरेनियम 235 जिसका उपयोग हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है रहा। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को शासक उत्तरदायी था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया था जिसका राइट आंसर आपका और ऑप्शन नंबर 1 यानी कि औरंगजेब था। ठीक है, तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग क्या जानेंगे, पहले तो गुरु तेग बहादुर के बारे में जानेंगे, साथ में गुरु तेग बहादुर जो कि सिख धर्म से संबंधित थे उसको जानेंगे, साथ में सिख धर्म में आपका 10 गुरु हुए उनको भी बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं तो इनका जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में माता नानकी और छठे गुरु गोविंद सिंह के यहाँ होता है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी की और योद्धा संतों की अवधारणा पेश की। ठीक है, साथ में जो गुरु तेग बहादुर हैं उनको तपस्वी स्वभाव के कारण इन्हें त्यागमल कहा जाता था। उन्होंने अपने प्रारंभिक बचपन भाई गुरुदास के संरक्षण में अमृतसर में बिताया, जिन्होंने उन्हें गुरुमुखी हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सिखाया, जबकि बाबा बुद्ध ने उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही उनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। ऐसे ही एक मिशन के दौरान उन्होंने पंजाब में चक ननकी शहर की भी स्थापना की। बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का यह हिस्सा बना और 1975 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाकी गुरु तेग बहादुर आपका सिख धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म आपका पंजाब से संबंधित है। पंजाबी भाषा में सिख धर्म का अर्थ होता है शिष्य। इसके साथ ही सिख भगवान के शिष्य हैं और 10 गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर यानी कि एक ओंकार में विश्वास करते हैं। सिख अपने पंथ को गुरुमत यानी कि गुरु का मार्ग द वे ऑफ द गुरु कहते हैं और सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना की बात जब की जाएगी तो गुरु नानक के द्वारा इसकी स्थापना होता है। ठीक है, गुरु नानक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। इसके साथ ही सिख धर्म का विकास भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित था। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया और जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है, साथ ही खालसा का आश्रय उन पुरुष और महिलाओं से है जो सिख दीक्षा समारोह के माध्यम से पंथ में शामिल हुए तथा जो सिख आचार संहिता एवं संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। वे निर्धारित दिनचर्या जिसमें 5 के, ठीक है, 5 के से मतलब है पहला केस यानी कि बिना कटे बाल। आप लोग देखते होंगे सिख धर्म के जो लोग हैं उनका बाल
नहीं कटा रहता है, लंबे लंबे रहते हैं। दूसरा कंघा कि एक लकड़ी की कंघा रखना है साथ में। तीसरा है कारा, एक लोहे का कंगन। एक कचेरा है जो कि सूती जंगिया, और एक कृपाण यानी लोहे का खंजर शामिल का पालन करते हैं। ठीक है, सिख धर्म के 10 गुरु हुए, जिसका ही सिख धर्म में आपका 10 गुरु हुए। ठीक है, जिसका ही नेतृत्व आपका सिख धर्म करता है, उन्हीं की बातों को मानता है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया। ठीक है, इसके साथ ही गुरु का लंगर की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। यह बाबर के समकालीन थे। और गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था, इसको भी याद रखना है। दूसरे गुरु हुए आपके गुरु अंगद। गुरु अंगद की बात करते हैं तो इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया। अगला है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल भी आप लोग याद रखिएगा। मिलान करने को भी आता है और साथ में आपको सजाने को भी आता है। कौन इससे पहले सिख गुरु था। ठीक है, तो गुरु अंगद की बात करते हैं तो इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त किया और यह अकबर के समकालीन था। अगला है गुरु रामदास। गुरु रामदास की बात करते हैं तो इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर के द्वारा दी गई ज़मीन पर अमृतसर शहर की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था, तो गुरु रामदास उसका आंसर होगा। और इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण भी शुरू किया। ठीक है, अगला है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। तो आपसे पूछा जाएगा आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव होंगे। और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य को पूरा किया और वे शाहिदीन देव सरताज के रूप में प्रचलित थे। और इन्होंने जहांगीर के राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया गया था। ठीक है, तो मुगलों के द्वारा 2 सिख गुरु को मारा गया था, जिसमें से पहला थे गुरु अर्जुन देव, दूसरा थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को मारा था आपका जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने फांसी दिलवाया था और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। ठीक है, अगला है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद की बात करते हैं तो इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया और सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर को मजबूत किया। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध भी छेड़ा। अगला है गुरु हर राय। गुरु हर राय की बात करते हैं तो यह शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया। अगला है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की बात करते हैं तो यह अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे और इन्हें 5 वर्षों की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी। और इनके खिलाफ औरंगजेब के द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए समन जारी किए गए थे। अगला है गुरु तेग बहादुर, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने किया था, तो याद रखना है। और सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में जाने तो खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना 1699 में इन्होंने किया। साथ में इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल की शुरुआत की और यह मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया। ठीक है, यानी कि इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि इसके बाद कोई भी सिख धर्म में गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब जो आपका सिख धर्म का पवित्र पुस्तक है, उसमें जो आपके इनके जो अनुभव बताए गए हैं उसी का पालन है जो कि आगे के सिख करेंगे। ठीक है, और अभी करते भी हैं।